क्लास 11 फिजिक्स। आज का टॉपिक सेंटर ऑफ मास है। तो सेंटर ऑफ मास मतलब द्रव्यमान केंद्र है। तो द्रव्यमान केंद्र की बहुत अहम भूमिका होती है। कोई भी वस्तु गतिशील होती है तो उसमें द्रव्यमान केंद्र की ही अहम भूमिका होती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई कण है, तो कोई वस्तु है तो उसमें अनेकों कण हैं। अब कण की गति का निर्धारण हम बार बार नहीं कर पाते हैं, तो हम वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से उस गति का निर्धारण करते हैं। जैसे मान लीजिए इसकी गति का निर्धारण करना हो, मेरे हाथ में मान लीजिए मार्कर है और यूं मार्कर का यूं ऐसे कर दिया जाए, या फिर हमने इसको ऐसे कर दिया। इस प्रकार से यदि हमने इसको गति कराया तो फिर इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ निर्धारित हो रहा है। या कोई हमारे पास गेंद है, तो गेंद गोल गोल घूम रही है, तो उसके प्रत्येक कणों के गति का अध्ययन करना थोड़ा कठिन है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, हमारे पास डस्टर है, हमने इसका सेंटर ऑफ मास ज्ञात किया, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया। अब ये है वस्तु स्थिर, लेकिन जब यह मूव करेगी बच्चों, जैसे मान लीजिए ऐसे मूव करेगी, जब इस प्रकार से इस पर मूव करेगी तो प्रत्येक कणों का हमको वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब निकालना थोड़ा कठिन होता है। इसलिए हमें द्रव्यमान केंद्र की आवश्यकता पड़ती है, और हम द्रव्यमान केंद्र को ही मान करके वहीं से किसी भी वस्तु की गति का अध्ययन पूरा करते हैं। चाहे मुझे उसका संवेग निकालना हो, चाहे हमको बल निकालना हो, या उसकी वेलोसिटी निर्धारित करनी हो, तो द्रव्यमान केंद्र की बहुत अहम भूमिका है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसी भी दो कणों के लिए क्या होगा द्रव्यमान केंद्र, फिर उसके बाद उसको हम n कणों के लिए यानी बहुत सारे कणों के लिए पढ़ेंगे। तो बहुत ही रोचक तथ्य है आज का, और सेंटर ऑफ मास ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है बच्चों। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको अभी इसको मूव कराया, तो और मूव करा के बताया कि ये है, ये परवलयाकार गति देखिए कर रहा है। यदि हम इसको ऐसे मूव कराएंगे तो ये परवलयाकार गति कर रहा है, यानी कि पैराबोलिक कंडीशन में वो गति कर रहा है। लेकिन मतलब कुछ गति इसकी यूं हो रही है, हम मान सकते हैं कि ये इसको मैंने फेंका, इस मार्कर को फेंका मैंने, तो मार्कर जो है ये देखिएगा बच्चों, ये जा रहा है ऐसे, यूं यूं ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे ये मार्कर गया है इस प्रकार से। तो इसका देखिए ये जो सेंटर है, सेंटर में कोई अंतर नहीं आ रहा, लेकिन ये जो कण है यहाँ है, एक कण यहाँ है, यानी कि कणों की गति कुछ इस प्रकार हो रही है। कणों की गति कुछ इस प्रकार से हो रही है। कण कभी यहाँ है, कभी यहाँ ऐसे, लेकिन सबका जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे लंबाई में सेंटर ऑफ मास मध्य बिंदु पे आता है, तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल ऐसे गति कर रहा है, यानी परवलयाकार कंडीशन में। और ये गति थोड़ी सी देखिए, यहाँ पे कण है, फिर यहाँ पे है, तो इसलिए हम जो भी अध्ययन करेंगे हम सेंटर ऑफ मास से ही मान के अध्ययन करेंगे बच्चों। इसलिए जहां भी हमको, जैसे मान लीजिए आप यह बराबर यम में पढ़ते थे, तो यहाँ पर जब हम इस बॉडी का पढ़ेंगे तो यम ए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पर होगा यह बराबर पूरी होल बॉडी का द्रव्यमान, यदि हम कैपिटल एम मान लें, और इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है, इस आधार पे हम इसके बल की गणना करेंगे। ऐसे ही संवेग की गणना करेंगे, तो यहाँ पर हमको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का अध्ययन करना होगा। तो चलो समझते हैं, यानी कि आप इतनी कंडीशन के बाद ये जान गए कि द्रव्यमान केंद्र क्या है। मान लो एक लाइन में तुम्हें बताना द्रव्यमान केंद्र क्या है, तो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है, यानी किसी वस्तु के अंदर, द्रव्यमान केंद्र ऐसे किसी वस्तु के अंदर वह बिंदु है जहां पर उस वस्तु का समस्त भार केंद्रित माना जा सकता है, और वस्तु की जितनी भी गति है उसका अध्ययन हम उसी बिंदु से करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान केंद्र। ठीक, अब पढ़ते हैं बच्चों, यदि हमारे पास दो कण हो तो दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र क्या आएगा। ऐसे धीरे धीरे हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी इसमें जानकारी मिलने वाली है। तो दो कणों के निकाय, दो कण होंगे उसका हम निकाय बना लिए, दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र हमको ये निकालना है बच्चों, दो कणों के निकाय का। ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल, और इसको जोड़ दिए तो सिस्टम हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास दो कण हैं, एक मान लीजिए कि एक कण यहाँ है, इसका द्रव्यमान m1 है, एक कण यहाँ है, इसका द्रव्यमान m2 है,
और मूल बिंदु के सापेक्ष मान लीजिए यहाँ पे हमने मान लिया जैसे ये एक मूल बिंदु मान लेते हैं, एक्सिस बना लिए बच्चों, एक्सिस बना लिए, यह आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो यहाँ पे 0 0 ये इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे। मान लीजिए इसकी जो m1 है, m1 द्रव्यमान की स्थिति r1 है, m1 द्रव्यमान की स्थिति पोजीशन वेक्टर इसका r1 है, और m2 की पोजीशन जो है वो है r2। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी यह निकालना हो तो बच्चों, चूंकि ये ऐसे हमने निकाय बना दिया, दोनों को जोड़ दिया, एक सिस्टम बन गया, निकाय बन गया, और मध्य बिंदु पे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास ये हो गया। तो इसको हम बोल देंगे सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो है RCM। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या हो गया? RCM। तो RCM निकालने का तरीका ये होगा कि m1 r1 प्लस m2 r2 और अपान m1 प्लस m2। इस प्रकार से हम दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र की जो स्थिति है हम उसको निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यदि यह कोऑर्डिनेट के रूप में दिया हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ 0 0 लिख दिया, तो यह x कोऑर्डिनेट हो गया, यह y कोऑर्डिनेट हो गया। तो जब हमको कोऑर्डिनेट का मान दिया रहेगा तब हम निकालेंगे, तो यदि वह x अक्ष का निकालेंगे तो XCM बराबर हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2, और प्लस यदि और भी हमारे पास हैं कोऑर्डिनेट तो सबको ऐसे जोड़ देंगे, अपान हो जाएगा m1 प्लस m2। लेकिन अभी तो मैं दो कणों के लिए बता रहा हूं, तो केवल m1 x1 धन m2 x2 ही कर सकेंगे, आपका काम चल जाएगा। फिर ऐसे ही YCM निकाल लेंगे, YCM, तो YCM हो जाएगा m1 y1 धन m2 y2 बटे m1 प्लस m2। यदि आपको ZCM निकालना है, Z का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m1 z1 प्लस m2 z2 अपान m1 प्लस m2। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। चलो कुछ निकाल के चेक करते हैं कि मान लीजिए मेरे पास जो है, अब मैं इसको, ये दो कणों के लिए हो गया। अब चलिए हम निकालते हैं कुछ आपको क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। ये एक हमारे पास वर्ग है, स्क्वायर है, इसकी भुजाएं a हैं, a हैं, a हैं, a हैं, ठीक है। मान लेते हैं इसके जो मास हैं यहाँ पे 2m है, इसका भी मास मान लेते हैं 2m है, और इसका मान लेते हैं m है, इसका मान लेते हैं m है। अब आपसे पूछ रहा है कि आप इसके कोऑर्डिनेट ज्ञात करिए सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो प्रत्येक की भुजा कितनी हो गई? वर्ग की भुजा जो है ये हो गई आपकी a, और आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंटर ऑफ मास का क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मतलब बच्चों निर्देशांक निकालना है, ठीक है, निर्देशांक निकालना आपको। तो सबसे पहले हमको एक एक्सिस माननी पड़ेगी। क्या माननी पड़ेगी? एक्सिस। तो किसी भी बिंदु के अकॉर्डिंग आप एक्सिस मान सकते हैं। तो मान लीजिए हमने मान लिया यहीं पे, तो एक्सिस ऐसे मान लेंगे आप, इस प्रकार से एक एक्सिस मान लिए। तो इधर आपका x अक्ष हो गया, इधर क्या हो गया? y अक्ष हो गया। इधर x अक्ष हो गया और इधर हो गया y अक्ष। अब देखिए यहाँ पे जो होगा, ये तो हो गया मूल बिंदु, तो इसका हो गया 0 0, चूंकि इसी के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब यहाँ पे देखो a का मान यहाँ से यहाँ तक x अक्ष पर a है, y अक्ष पे कुछ गया ही नहीं तो 0 हो गया। यहाँ पे x पर भी a है और y पर भी a है, तो यहाँ पे हम a और a मान लेंगे। यहाँ पे देखिए x अक्ष पे तो कुछ गया ही नहीं है तो 0 हो गया, और y अक्ष पर a हो गया। अब आपको सेंटर ऑफ मास का निकालना है कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले आपके पास कितने कोऑर्डिनेट हो गए चेक करिए। तो पता चला कि m1 की वैल्यू हो गई पहले 2m, ठीक, m2 की वैल्यू कितनी हो गई? ये भी 2m है। m3 की वैल्यू कितनी हो गई? तो इसको m है, और m4 की वैल्यू क्या है? ये भी m है। अब कोऑर्डिनेट देखिए, m1 के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0, ये 0 0 है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना है? a0। यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या बना है? a a।
इसका कोऑर्डिनेट क्या बना है 0a। बस बहुत सिंपल। तो ये हो गया बच्चों x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4। अब आपको निकालना है तो XCM निकालना है। तो XCM इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 और अपान हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ऐसे हो गया। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू देखो 2m इंटू 0 प्लस m2 की वैल्यू 2m इंटू a है, ये हो गया। प्लस अब m3 m है और इसका कितना है a है, और फिर m4 m है और इसका x4 0 है, और अपान कितना हो गया, अपान हो गया 2m प्लस 2m प्लस m और प्लस m। टोटल कितना हो गया बच्चों, टोटल हो गया देखिए तो 0 हो गया। ये 2ma और यह एक m है तो 3ma अपान 2 2 4 2 6m। तो m से m कट गया, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से a/2 आ गया। यानी XCM की वैल्यू कितनी आ गई a/2। अब YCM की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, XCM देख लिए कितना आ गया a/2। ठीक, यहीं पे अब YCM आप निकाल लीजिए। तो YCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब YCM यदि निकालना है तो m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 y4 अपान हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। अब आप वैल्यू रखिए m1 की वैल्यू, फिर से देखो 2m है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, यहाँ पर 2m है, y कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, यहाँ पे देखिए m है, y कोऑर्डिनेट क्या है a है, प्लस यहाँ पर m है, y कोऑर्डिनेट a है। अपान आ जाइए 2m प्लस m प्लस m। अब यहाँ पे 0 0 हो गया, ma कितने हो गए 2ma, तो 2ma अपान 6m, तो m मर गया, 2 एकम 2 2 3 6 a/3। यानी कि कोऑर्डिनेट कितना आया बच्चों a/2 एंड a/3। यही हो गया है आपका द्रव्यमान केंद्र यानी सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। मान लीजिए हमारे पास यह एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की प्रत्येक भुजाएं a हैं। इनके द्रव्यमान मास यहाँ पर m है, इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है। हमें इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है और सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक बिंदु के सापेक्ष जो है एक्सिस बना लेंगे। ऐसे एक बिंदु के सापेक्ष आप एक्सिस बना लिए, ये मूल बिंदु बना तो 0 0 हो गया, ये आपका यहाँ से यहाँ तक a हो गया और y अक्ष पे कुछ गया नहीं तो 0 हो गया। यहाँ पे देखिए जब भुजाएं सभी बराबर हैं तो जैसे यहाँ से आप कोई लंब डालते हैं तो ये भुजा आधी आधी हो जाती है, यानी ये a/2 हो गया। तो इसमें x का मान तो a/2 हो गया, a/2 हो गया, परंतु y का भी वैल्यू निकालना है। तो y की वैल्यू यानी ये वाली भुजा निकालनी होती है। ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, देखिए ये आपका कर्ण हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो ये भुजा का मान कैसे निकल जाएगा, √a² और माइनस a²/4 हो जाएगा। तो √4 1 जा 4 और 4 में से 1 गया तो 3a²/4 यानी √3/2a। तो इसका मान आ गया √3/2a। अब आपको m1 पता है, m2 पता है। ठीक, m1 बराबर m पता है, m2 बराबर m पता है, m3 बराबर m पता है, और ये हो गया 0 0, ये निर्देशांक बना a0 और ये निर्देशांक हो गया a/2 √3/2a। तो अब आपको बच्चों x1 पता है, y1 पता है, x2 पता है, y2 पता है, x3 पता है, y3 पता है। तो आप यहाँ से XCM और YCM
खुद पता करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। ये क्वेश्चन जो है जेई में आया हुआ है, चेक करते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, देखो इसे जेई मेन 2019 में पूछा गया है और इसमें है क्या कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम के 3 कण हैं। चित्रानुसार 1 मीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के कोनों पर रखा गया है। यानी कि ये सब भुजा कितनी है? 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। और ये समबाहु त्रिभुज है, भुजाएं बराबर हो गई। यहाँ पे आपका M1 रखा है, ये रहा M1, यहाँ पे M1 है, फिर यहाँ आपका M2 है और यहाँ M3 है, रखा है। द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक आपको बताने हैं, तो चलो बताया जाए। तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है? इसका कोऑर्डिनेट आपको ज्ञात करना पड़ता है। तो इसके लिए हमको एक्सिस मानना पड़ता है। तो मान लेते हैं M1 बिंदु के सापेक्ष आप यहाँ से एक्सिस बना दीजिए, ऐसे ये बना दिए। अब ऐसे बना दिया एक्सिस, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। ठीक, तो इसका निर्देशांक कोऑर्डिनेट क्या आया? 0 0। अभी अभी इसको बताया हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 0। और इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, अब यहाँ से चूंकि आप मध्य बिंदु से करते हैं तो ये 1/2 और √3/2 हो जाएगा। अभी अभी ज्ञात किया। तो सवाल देखो कितना आसान बन गया। क्या हो गया? M1 आपको पता है, M1 का मान कितना है? M1 = 50 ग्राम है, M2 की वैल्यू 100 ग्राम है, M3 की वैल्यू 150 ग्राम है। ठीक, ये है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट 0 0, यहाँ कोऑर्डिनेट क्या है? 1 0, और इसमें कोऑर्डिनेट क्या है? 1/2 √3/2। बस शुरू हो जाइए। ये आपका x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, x3 हो गया, y3 हो गया। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे बच्चों XCM का मान। तो XCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 x1 प्लस M2 x2 प्लस M3 x3 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। तो अब चेक करते हैं। M1 की वैल्यू यही है 50, गुणे x1 का मान 0, M2 का मान 100 और x2 का मान 1, M3 का मान 150 इंटू x3 का मान 1/2 अपान हो गया। कितना कितना ग्राम है भाई? 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। टोटल ये 2 से देखिए कट जाएगा, 275 में कट जाएगा। ठीक है, 75 हो गया। तो ये हो गया टोटल 175 अपान, और ये 1.5 300 हो गया। ठीक है, 175 अपान 300 हो गया। अब इसको यदि हम भाग दे दें मान लीजिए तो कितना आ जाएगा? 7 बार में कट ही जाएगा। तो पहले 5 से काट लेंगे तो ये 150 हो जाएगा, और फिर उसके बाद काटेंगे तो ये आ गया 7 बार में कट जाएगा, तो 7/12 आ गया। ठीक है, काट लिए 7/12 आ गया। ऐसे ही हम निकाल लेंगे YCM। तो YCM की वैल्यू कैसे निकाल लोगे? YCM बराबर M1 Y1 प्लस M2 Y2 प्लस M3 Y3 अपान हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब यहाँ पे M1 की वैल्यू कितनी है? वही फिर से 50 इंटू 100 हो गया, प्लस 100 है तो 100 इंटू कितना हो जाएगा? 0। अरे देखो यहाँ सॉरी, M1 Y1 ये देखो 50 इंटू 0 हो गया। अरे यार गलती हो गई। 50 इंटू 0, 100 इंटू 0, और प्लस M3 का मान कितना है? 150 और इंटू √3/2 हो जाएगा। तो 2 से कट जाएगा। अभी काटते हैं। पहले नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 50 प्लस 100 प्लस 150। तो ये 2 से काट दो ना, तो ये फिर से 75 हो गया। यानी कि 75 करड़ी में 3, अब बट्टे हो गया 300। तो 75 दूनी 150, तो 4 दाएं कट जाएगा। तो √3/4। तो कोऑर्डिनेट बच्चों क्या आया? कोऑर्डिनेट आ गया 7/12 और √3/4। और इस प्रकार से ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन सही हो गया ए वाला। ये अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी बहुत ही बेहतरीन है। 2 छड़ हैं जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान m है और लंबाई l है। एक छड़ को दूसरे छड़ के मध्य बिंदु से लंबवत T आकृति में बांधा गया है। द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ऊपरी बिंदु से ज्ञात करना है। तो 2 छड़ है बच्चों, जैसे मेरा मार्कर है मान लीजिए,
तो ये कंडीशन है, एक छड़ ये हो गया और एक छड़ यहाँ से ऐसी बांधी गई है, ठीक है, ऐसे टी आकृति में बांधी गई है, तब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फिगर कैसा बन रहा है, फिगर कुछ यूं बनेगा कि एक हमारे पास ये वस्तु हो गई, ये वस्तु हो गई, अब इसके मध्य बिंदु से आपने दूसरी वाली को बांध रखा है, यहां से दूसरे वाले को बांध दिया, दोनों की लंबाइयां क्या हैं, सेम टू सेम है। तो अब ये बताइए कि ये पूरी लंबाई तो यल है, तो इसका सेंटर ऑफ मास, तो लंबी छड़ का सेंटर ऑफ मास उसके मध्य बिंदु पे होता है, यानी इनका टोटल द्रव्यमान यहाँ पे कहीं काम करेगा, तो ये यम हो गया यहाँ पे। ऐसे ही इस छड़ का भी मध्य बिंदु होगा, तो मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पे, ये मध्य बिंदु हो गया, तो यहाँ पर इसका समस्त द्रव्यमान यहाँ काम करेगा। अच्छा, तो अब हमें बताना है कि अब इन दोनों का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इसका तो अलग सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, इसका अलग सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, और ये दूरी टोटल यल है, ये भी यल है, लेकिन ये दूरी कितनी हो जाएगी, यल/2, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यल/2, ये भी दूरी कितनी होगी, ये दूरी हो गई यल/2। अब हमें बताना है कि भैया इसके सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना है कि कहाँ होगा, तो ये तो हमको पता चल गया, अब ये एक यम यहाँ है, एक यम यहाँ है, अब दोनों की लेंथ में है, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, मध्य बिंदु पे होता है, तो दोनों के बीच लंबाइया यल/2 है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास यही कहीं आएगा, तो यल/4 तो आएगा इसका उत्तर। लगाएंगे कैसे, तो लगाने के लिए ये है कि आप इस किसी एक बिंदु के सापेक्ष, अब मान लीजिए इस बिंदु के सापेक्ष हम मान लेते हैं, तो RCM इज इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 बटे M1 प्लस M2 कर दीजिए, ठीक है, ऐसे लग जाएगा। अब M1 की जगह M हो गया, M हो गया, इंटू, अब चूंकि यहीं से सेंटर माने हैं तो इसका R तो 0 हो गया, प्लस M2 ये वाला हो गया, M हो गया, और इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, सेंटर यहाँ माने हो, तो इसकी दूरी कितनी हो गई, यल/2 अपान M प्लस M, तो ये हो गया 2M, देखो ये यल/2 M इंटू यल/2 अपान 2M, तो M से M कट जाएगा, यल/4 बच्चों उत्तर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर कितना आ गया, ऊपरी बिंदु से पूछा है, ऊपरी बिंदु से, तो ऊपरी बिंदु से इसका उत्तर आ गया L/4। लेकिन यदि कहीं पूछ देता निचले बिंदु से, तब भाई कुछ भी पूछ सकता है, मान लो निचले बिंदु से पूछ दे, तब भी घबराने की बात नहीं है। तो निचले बिंदु से कितना हो जाएगा, ये टोटल यल है और ये L/4 यहाँ से यहाँ तक है, L/4 आ गया, तो ये हो जाएगा 3L/4।